अब हम आते हैं इसका आर्टिकल नंबर 70 के ऊपर। एक सिंपल से रूल के बारे में बात करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस के डिस्चार्ज के लिए कोई भी रूल्स बनवाने हैं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल मेक दोस रूल्स। आर्टिकल 71, इसमें हमको यही चीज समझनी है कि अगर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि भाई इलेक्शन ढंग से नहीं हुआ या कोई भी इरेगुलरिटी थी, कुछ भी, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम related to the election of president and vice president will be decided by the Supreme Court of India। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है बस। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। आप देखते हो कि पुराने जो नॉर्मल जो केसेस हैं उनकी स्टार्टिंग सबसे पहले ट्रायल कोर्ट से होती है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस केस में पहला जो केस है वही सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होगा। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ऑब्वियसली ये चीज तो कॉमन सेंस में बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कहाँ चैलेंज करोगे आप। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। तो ये चीज हमको आर्टिकल 71 में याद रखनी है। अब आर्टिकल 72 में एक सिंपल सी चीज, फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यू विल हैव टू रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू ग्रांट पार्डन्स और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस। तो यानी कि अगर एक पर्सन है, उनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है। अब यहाँ पे ये बोलते प्रेसिडेंट को कि सर मैंने अपना पश्चाताप कर लिया है, आप मेरे को डेथ सेंटेंस मत दो, मेरे को आप रिहा कर दो। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इस पर्सन को, ए को, रिहा भी कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि अगर आप, अब आपको जेल में रहने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको हम हैंग करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है प्रेसिडेंट के पास। आप देखते होंगे कि जब भी किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी मिल जाती है तो वो मर्सी पिटिशन जो है जरूर लगाते हैं प्रेसिडेंट को, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसकी डेथ सेंटेंस को उसी टाइम रोक दें। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो इस डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दें लाइफर में। कम्यूट का क्या मतलब है कि एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस को आपने दूसरे फॉर्म ऑफ सेंटेंस में बदल दिया। तो डेथ पेनल्टी को हमने बदल दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो दिस इज व्हाट कम्यूटेशन इज। तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है। सस्पेंड भी कर सकते हैं वो। सपोज एक पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ये बोल सकते हैं कि 3-4 साल तक इसकी जो पनिशमेंट है उसको आप स्टार्ट मत करो, ही शैल रिमेन इन हिज होम ओनली। तो ये भी सस्पेंड भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट हमारे सेंटेंस को। प्रीलिम्स के साथ हमको याद रखना है इसमें कि जो पार्डनिंग पावर है, सस्पेंशन पावर है, कम्यूटेशन पावर है प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल नंबर 72 में गिवन है। ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन से आर्टिकल में पावर्स गिवन है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। ये मैं आपको हर आर्टिकल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ साथ साथ में। ओके, तो यही चीज हमको समझनी है। अब आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बात करी है टू पार्डन एंड ऑल, बट आर्टिकल नंबर 161 में जब हम देखेंगे तो वहां पे गवर्नर की पावर के बारे में बात हुई हुई है टू पार्डन एंड एवरीथिंग। ओके, अब हम आते हैं इसके आर्टिकल नंबर 73 के ऊपर। आर्टिकल 73 एक सिंपल सी बात बोलता है कि एक यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी, उनकी पावर क्या है? उनकी पावर है टू एग्जीक्यूट ऑल द लॉज दैट आर मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉज बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट हमारी यूनियन गवर्नमेंट करेगी। एक और पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास कि जो भी ट्रीटीज साइन हो रही हैं बिटवीन सपोज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उनको भी एग्जीक्यूट करेगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट।
अब हम एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज पेरिस एग्रीमेंट है हमारा, ओके। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसको 190 कंट्रीज ने फॉर एग्जांपल साइन किया कि हम पेरिस एग्रीमेंट की सारी बातों को मानेंगे। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने भी पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया, तो जो भी ऑब्लिगेशंस हैं एग्रीमेंट की, उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उनको एग्जीक्यूट करेगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट, ओके। तो यही चीज हमको आर्टिकल 73 बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 74 के ऊपर। सेक्शन नंबर 74 एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 74 में क्या बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और इसमें ये चीज बोली हुई है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी कोई भी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड फिर प्रेसिडेंट को वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके ऊपर अपने साइन कर दीजिए ताकि दिस बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो अगर उसको डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर लॉ बनना है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होंगे उस लॉ के ऊपर, ओके। अब इसका प्रोवाइजो इज इंपॉर्टेंट। प्रोवाइजो में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होगी उसके ऊपर एक्ट करेंगे, और अगर उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो उस लॉ को वापस भेज सकते हैं टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उस लॉ को एग्जामिन करेंगे। लेकिन उसको एग्जामिन करने के बाद फिर से सेकेंड टाइम उनको लगता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि हाँ ये जो लॉ है एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड दोबारा से वो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं वो लॉ को। तो इन दिस केस नाउ प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन दैट पर्टिकुलर लॉ। यही लिखा है इसमें, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर सच एडवाइस either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो यानी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दोबारा सेकेंड टाइम बात बोली है, प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा और उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ओके। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 2 पे। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एडवाइस दिए प्रेसिडेंट को, और क्या उसको देनी चाहिए थी एडवाइस या फिर नहीं देनी चाहिए थी, इसका जो डिसीजन है कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ऐसा नहीं बोल सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि हमें बताओ आप कि आपने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी है और आपने ऐसा क्यों एडवाइस दी है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन दिस, ओके। तो यही चीज क्लॉज 2 हमें यही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 75 पे। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको ओथ कौन दिलवाएगा, उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो यू मस्ट हैव सीन दैट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट। वही हम आगे आगे पढ़ेंगे, अभी इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस सीजीआई, एंड वाइस प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो ये चीज एक बार दोबारा से हमने रिकॉल कर लिया, ओके। अब हम आते हैं इसके 1A के ऊपर। 1A ये बोलता है कि एक मिनिस्टर्स का साइज कितना होगा, यानी कि कितने मैक्सिमम मिनिस्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो यूनियन गवर्नमेंट में। तो इसमें बोला गया है दैट इट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो अगर लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं, तो इसका 15% कितना होगा, 15% ऐसा होगा 75-76 रफली। तो इतने नंबर से ज्यादा मिनिस्टर्स आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो, सॉरी।
तो इतने मिनिस्टर ज्यादा अपॉइंट आप नहीं कर सकते हो। ये इसलिए गिवन है बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक मिनिस्टर को खुश करने के लिए, हर एक पर्सन को खुश करने के लिए आपने उनको मिनिस्टर बना दिया। ओके, ऐसा करती है सरकार कि हम आपको मिनिस्टर की पोस्ट दे देंगे और आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये रूल गिवन है कि मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो। इट कैन बी 550 का 15%। ओके, 550 जो भी नंबर होगा लोकसभा का उस टाइम पे, 552 भी हो सकता है गैस, तो उसका 15%। इसके हम 1B के ऊपर आते हैं। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई मिनिस्टर राज्यसभा या लोकसभा से हटा दिए जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, तो उनको मिनिस्टर की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। ओके, तो एक रूल ऑफ प्रोप्राइटी है कि अगर आप हाउस से डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो आपको मिनिस्टर की पोस्ट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है तब तक रहेगी जब तक आपकी जो हाउस की डिस्क्वालिफिकेशन है वो इफेक्ट में है। सपोज आपको हाउस से 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो मिनिस्टर की पोस्ट के लिए भी आपको 3 years तक हटा दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो मिनिस्टर के लिए दोबारा से अपॉइंट हो सकते हो, बट यू हैव टू बी मेंबर ऑफ हाउस। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि यू हैव टू रिजाइन। ओके, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है हमारे, उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा लोकसभा को। तो जो भी डिसीजन लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको उसके जवाबदेही लोकसभा में देनी पड़ेगी। ओके, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज हैं सारी, अब इनके जो मिनिस्टर्स हैं इनको ओथ कौन दिलवाएगा? इनको दिलवाएंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट दिलवा रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी हैं उन सबको प्रेसिडेंट ओथ दिलवाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो बाय लॉजिक ऑल्सो प्रेसिडेंट ही उनको दिलवाएंगे। अब क्लॉज 5 ये बोलता है कि एक मिनिस्टर को 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि फॉर एग्जांपल एस जयशंकर थे, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2019 में जब इनको इलेक्ट किया गया था एज मिनिस्टर, उस टाइम में ना ही राज्यसभा के मेंबर थे ना ही लोकसभा के मेंबर थे। ओके, तो इनके ऊपर मैंडेटरी था कि विद इन 6 मंथ्स इनको इलेक्ट होना था टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ तो लोकसभा में हो जाते या फिर राज्यसभा में हो जाते। तो 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने राज्यसभा की सीट जो है उनको जीती है। आई थिंक गुजरात के राज्यसभा के मेंबर हैं। तो अगर ये 6 महीने में नहीं बन पाते तो इनको मिनिस्टर की पोस्ट से भी रिजाइन करना पड़ता, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लॉज जो हमने अभी पढ़ा है, क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 75। क्लॉज 6 इसका सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी मिनिस्टर्स की सैलरीज वगैरह होंगी उनको पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 76 पे। यह बोलता है कि एक अटॉर्नी जनरल जो है हमारे, उनको कौन अपॉइंट करेगा? अगेन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए दैट ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगेन आई एम क्लेरिफाइंग दिस कि ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज होना ही पड़ेगा तभी वो अटॉर्नी जनरल बनेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे ये बोल रहे हैं कि इनकी इतनी क्वालिफिकेशन तो कम से कम होनी चाहिए कि अगर ये चाहे तो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओके, अब अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि इनकी ड्यूटी होगी दैट जो भी गवर्नमेंट के केसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस हैं, उनको हमारे अटॉर्नी जनरल हैंडल करेंगे। ओके, और अगर इनको बोला गया है
गवर्नमेंट ने कोई लीगल एडवाइस देने के लिए, तो भी अटॉर्नी जनरल विल गिव द लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट, या फिर कोई और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डाली है, उनको भी डिस्चार्ज अटॉर्नी जनरल करेंगे। क्लॉज 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लॉज 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ये बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल है ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में एज एन ऑडियंस बैठ सकते हैं। ओके, इसका क्लॉज 4 बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस दिन प्रेसिडेंट को लगता है कि आज से अटॉर्नी जनरल इनको चेंज करना पड़ेगा अब, तो प्रेसिडेंट ये चीज भी कर सकते हैं, बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज कंटिन्यूइंग ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 77 पे, जो कि बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होंगे। ओके, तो इवन कोई भी आप लॉ लेके आ रहे हो उसके ऊपर आप देखोगे कि साइन कौन करेगा, दैट विल बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ ऑफिशियल गैजेट में भी तभी एंटर अपॉन होएगा जब उसको प्रेसिडेंट की अथॉरिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिए एक लॉ के ऊपर और बोल दे कि आज से ये लॉ है। दिस इज नॉट प्रॉपर। A law will become a law of the land only in that case when president will sign and approve that law. तो यही चीज हमको समझनी है बस आर्टिकल 77 में। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स जस्ट अ रूल जो हमको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल नंबर 78 पे। ये बोलता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इनकी ड्यूटी होगी कि प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट कर दें कि हमने क्या डिसीजन लिया है। तो कोई भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, कोई भी लॉ प्राइम मिनिस्टर जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, अगर वो इनैक्ट कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि वो प्रेसिडेंट को उस लॉ के बारे में इन्फॉर्म करें। यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा नहीं बोला कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को बताएगा, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली ये चीज प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेगी कि हमने ये लॉ लिया है, ये लॉ हमने इनैक्ट किया है और इसको रीजन क्या है इनैक्ट करने का। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर देंगे। सेक्शन 78 में यही चीज बोली है। अगर प्रेसिडेंट भी चाहे तो बी हमारा बोलता है इफ प्रेसिडेंट वांट्स देन ही कैन एक्चुअली कॉल द प्राइम मिनिस्टर एंड उनसे वो पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लॉ में आपने ऐसा क्यों इनैक्ट किया है, क्या रीजन है इसको इनैक्ट करने का। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट खुद से भी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं। तो यही चीज हमको सेक्शन नंबर 78 में समझनी है। दैट्स इट। जो आपको मैं बता रहा हूँ, सेक्शन तो हम सारे डील कर रहे हैं, बट सेक्शन के अंदर जो है लिमिटेड चीजें ही हमको पढ़नी होती हैं। तो जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ that only you have to remember, okay, because I have studied every question that was being asked in this constitution of India. तो मेरे को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे कहाँ से नहीं पूछे। So that is why I'm just harping upon this thing that you must study whatever I'm telling you, okay. इसके सेक्शन नंबर 79 पे हम आते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट है उसके अंदर कौन से लोग कॉन्स्टिट्यूट होंगे। ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी रिस्पेक्टिवली नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल। तो एक पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होंगे। सबसे पहले तो लोकसभा, सेकेंडली राज्यसभा। लोकसभा को आप इन्होंने नाम दिया हुआ है हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा को नाम दिया हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, और तीसरे प्रेसिडेंट। ये चीज हमको नहीं भूलनी है। जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम इन तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो नॉर्मली इसमें लोग गलती कर देते हैं, वो प्रेसिडेंट भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो
अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये चीज हमको याद रखनी है। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल नंबर 80 पे। आर्टिकल नंबर 80 इसका ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यसभा जो है, उसमें 12 मेंबर्स को 12 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे। ओके, तो सपोज 238 स्ट्रेंथ है, राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 238 है, तो इसमें एडिशन होगा 12 और नॉमिनेट मेंबर्स का। तो 238 तो इलेक्टेड लोग होंगे और 12 लोग होंगे जिनको प्रेसिडेंट खुद से नॉमिनेट कर रहे हैं। इसका क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि जो नॉमिनेशन है ये कौन से ग्राउंड्स पे होगा, मतलब कौन से फील्ड्स के लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हो। तो उसमें बोला गया कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, इन चार हमको हेड्स दिए हैं। इसमें जो भी लोग काम करते हैं, जो भी डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज हैं इस इन इन एरियाज की, उनको आप नॉमिनेट कर सकते हो टू राज्यसभा। तो यू मस्ट हैव सीन कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसे नॉमिनेट किया जाता है, काफ़ी फिल्म पर्सनैलिटीज को भी राज्यसभा में ऐसी ही एंट्री मिलती है क्योंकि उनको प्रेसिडेंट खुद से नॉमिनेट कर देते हैं। ओके, तो यही चीज़ हमको इसमें बोली गई है। यू कैन सी ओवर हियर कि 238 जो है ये अभी आज के टाइम पे बोला गया कि इतने ही मेंबर्स होंगे राज्यसभा के प्लस 12, तो टोटल आप मान लिया 250 हो गए। तो दिस इज ओनली वी हैव टू रिमेंबर इन आर्टिकल 80। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल नंबर 81 के ऊपर। ये बोलता है कि हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में कितने लोग होंगे। इट विल बी 538 members plus 20 members from UTs। तो ये चीज हमको याद रखनी है इसमें। ओके, अभी जो नंबर है ये आगे जाके एक्सटेंड जरूर होगा। आई थिंक 2026 में जब दोबारा से सेंसस होगा उसके बाद जो लोकसभा की सीट्स हैं वो भी बढ़ेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ जाएगी इंडिया की, और उसको रिफ्लेक्ट अपॉन करना पड़ेगा हमें सीट्स में भी। तो आज के डेट में तो 538 प्लस 20 इतने मैक्सिमम मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं। और यहाँ पे हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि लोकसभा में डायरेक्टली पीपल जो हैं वो इलेक्ट करते हैं लोगों को। जो भी हमारे एमपीज हैं लोकसभा के, उनको हमारे डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं। ओके, तो यही चीज जो हमको आर्टिकल नंबर 81 में याद रखनी है। दैट्स इट।